गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप धावाई और जो आज का टॉपिक है जो हम डील करने वाले हैं वो होगा न्यूरॉन, जो कि आपका एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट जो है उसके अंदर का लास्ट चैप्टर केमिकल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर से ये टॉपिक हमने थोड़ा सा लिया है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये जो डायग्राम बना रखा है उसके अंदर देखना होगा कि बना क्या क्या हुआ है। तो कोई भी जब डायग्राम होता है उसको हम स्टडी के बेसिस पे दो पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। बचपन से पता है हम लोगों को कि सर बहुत सारा पढ़ना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड क्यों करना है? ताकि हमें याद रखने में ईजी पड़े, इसके अलावा कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक जो मेरे हाथ के नीचे छुपा हुआ है, दूसरा जो मेरे हाथ से बाहर आ रहा है। वापस सुनिएगा, एक जो मेरे हाथ के नीचे छुपा हुआ है और दूसरा जो मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अब कि सर ये क्या बात हो गई, हाथ से छुपा हुआ है, हमें तो हाथ हटाते पता ही नहीं चल रहा कि क्या छुपा हुआ है क्या नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे डॉट 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 बनाया और इसको सिंपली, सबसे सिंपल तरीके से यहाँ से मैंने इसको लिखा है सेल बॉडी। सेल बॉडी देखने में छोटा सा नाम है, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बार एग्जाम में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से साइटोन वर्ड किससे रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पर न्यूरॉन जवाब देना था। देखिए सेल बॉडी, तो सर ये सेल बॉडी है तो बाहर का क्या है? चलो भैया आपको बताते हैं। ये सेल बॉडी है, इसको आप साइटोन भी बुला देते हैं, साइटोन। यही वर्ड आपके एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। अब बाकी वाला चीज़ क्या है सर, अभी तक नहीं बताया, चलो बता रहे हैं आप लोगों को कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, यानी ये बिखरी हुई जुल्फें और ये बंधी हुई चोटी, दोनों को आप एक साथ लेते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा। मैं यहाँ से इसको ऐसे करके बंद कर देता हूँ, जिसमें ये वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग सेल प्रोसेस। ठीक है साहब, सेल प्रोसेस हो गया। अब सेल प्रोसेस की बात कि सर सेल प्रोसेस में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग ने डिवाइड कर दिया है, अब हम बात करेंगे सेल बॉडी के बारे में। क्या क्या इसकी खासियत है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको बाकी सेल से अलग बनाती है? क्यों भाई इसको अलग पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सर सेल के अंदर पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ा, अलग से पढ़ा, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। चलिए देखिए, सेल बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा वो होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भाई साहब, न्यूरॉन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं बोलना है इसको, बोलना ही सीधा क्या है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस। क्यों बोलना है अभी बताता हूँ आप लोगों को। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलर ऑफ सेल है। चलिए मान लीजिए भाई साहब, हमने मान लिया, चलो कंट्रोलर ऑफ सेल है, ये तो पता है आपने को, बचपन में बताया था, बचपन से अभी तक याद है। कंट्रोल ऑफ सेल है, प्रिंसिपल ऑफ सेल है, बहुत सारी चीज़ें। चलो हटाओ, बाकी चीज़ ऐसी क्या, इसका फंक्शन क्या रहेगा सर, क्या नहीं करना, पढ़ना पड़ता है। चलो न्यूक्लियस, वो बात जो इसको सबसे अलग बनाती है क्या है सर? वो बात है ये कि ये कोई भी टाइप का जेनेटिक मटेरियल जो है कैरी नहीं करता है। जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं करता, क्यों भाई? देखिए, न्यूरॉन्स जो है जब फीटल डेवलपमेंट होता है तभी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं। फिर एंटायर लाइफ इनका काम रहेगा जनरेशन और डीजनरेशन। अब जनरेशन और डीजनरेशन के बीच में अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अगर इसको डिवाइड होना रहे तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, कि इसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती होगी। प्रोटीन कहाँ से बनता होगा? राइबोसोम बनाता होगा। और राइबोसोम क्या प्रोटीन बनाने में किस टाइप से, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है? तो उसको मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए हेल्प करता होगा। अब एमआरएनए भाई साहब कहाँ से बनता होगा? कि सर वो डीएनए से जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब आपके पास एमआरएनए बनता है। ओह, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इस पूरे प्रोसेस को हटाते हुए जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ को यहाँ से हटाई दिया, दोनों चीज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या सर ये प्रोटीन नहीं बनाता? जी नहीं। तो सर कि फिर ये डिवाइड नहीं करता? जी नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं करता। यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते हैं। और भी कुछ रीज़न है इसके,
डिवाइड नहीं होने के, जैसे सेंट्रियोल का नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक मेन रीज़न ये भी है। चलिए न्यूक्लियस की बात कर ली हमने कि न्यूक्लियस सारा कंट्रोलर है और जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर नहीं होता है, किसी प्रकार का डीएनए नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके पास यहाँ पे आरएनए नहीं है, तो आगे का प्रोसेस आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे बात करते हैं कि सर दूसरा कुछ दिख रहा है हमें जलेबी जैसा। तो भाई साहब ये जो जलेबी है, ये जलेबी बहुत फेमस है। ये जलेबी हमारे जो है एक हलवाई है जो बनाते हैं और उनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मुझे इसके बारे में आपको बताना पड़ रहा है तो यानी आपने बचपन में बुक्स अपनी ध्यान से नहीं उठाई है। इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। बचपन वाली बातें, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, नींद में उठा के पूछो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ भी इसका सेम ही काम रहेगा, ये न्यूरॉन को एनर्जी जो है सप्लाई करेगा। जैसे आपको सब कुछ पता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 20% लगभग आपका ब्रेन यूटिलाइज कर लेता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपके पास ध्यान रखने वाली बात नहीं है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल है भाई साहब, कहाँ मिलेगा? सब जगह मिलेगा, इधर मिलेगा अपने पास, है ना। अब यहाँ पर आपको एक छोटे डॉट मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, जैसे कि ये बना रखा है, ये बना रखा है, ये बना रखा है, ये बना रखा है। तो इनके बारे में आप गौर से सुन लीजिए। इनको हम लोग बुलाते हैं नेसेल्स ग्रेन्यूल। क्या बुलाते हैं साहब? इसको हम लोग बुलाते हैं नेसेल्स ग्रेन्यूल। नेसेल्स ग्रेन्यूल क्या काम रहेगा कि जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होंगी, न्यूरॉन की रिक्वायरमेंट्स जैसी भी होंगी, इसको फैटी एसिड्स चाहिए, इसका प्रोटीन चाहिए, यानी ये नॉर्मल सेल के अंदर किसी ना किसी टाइप के एक ऑर्गेनेल का सब्स्टिट्यूट है, यानी उसकी जगह पे काम करता है। पूछा जा चुका है आपके नीट के एग्ज़ाम में कि ये किस किस ऑर्गेनेल का काम करता है या किस किस ऑर्गेनेल का सब्स्टिट्यूट है, ऐसा ही कुछ उसमें पूछा था घुमा फिरा के। तो यहाँ पर हमने जवाब दिया था कि सर ये राइबोसोम और गोल्जी बॉडी और जो है अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब चीज़ों का काम ये कर लेता है। ठीक है साहब। नेसेल्स ग्रेन्यूल इसका काम हो गया प्रोटीन प्रोडक्शन। क्या हो गया इसका काम? प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। अच्छा फैटी एसिड लिख दें? चलो फैटी एसिड भी लिख देते हैं अपन लोग, है ना, बहुत अच्छे आदमी हैं हम लोग। फैटी एसिड प्रोडक्शन, चलो कर दिया, फैटी एसिड का प्रोडक्शन हो गया साहब। नेसेल्स ग्रेन्यूल याद रखना है कहाँ मिलेगा, यानी आपके पास क्या हो गया, इसमें लोकेशन की बात हो गई। तो लोकेशन में इसलिए अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये इन सब चीज़ों पे मिलते हुए भी डेंड्राइट्स पर भी प्रेजेंट होगा, ये डेंड्राइट पर भी मिलेगा, यानी कि ये आपके न्यूरोप्लाज्म, किस पे? न्यूरोप्लाज्म एंड डेंड्राइट्स। एक है तो डेंड्रोन बोल सकते हैं आप लोग, और बहुत सारे हैं तो आप लोग डेंड्राइट बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। चलिए हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सेल बॉडी के बारे में, और 3 चीज़ें हमने डिस्कस की कि न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, नेसेल्स ग्रेन्यूल होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है चीज़ अच्छी है, पूछे जाने वाली चीज़ है, पूछे जाने लायक चीज़ है। ठीक है, सीधे बिना किसी बकवास के मैं उतर जाता हूँ यहाँ पर सेल प्रोसेस की तरफ। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ फ्लूइड भर दिया है इसके अंदर, और उसको मैं 2 पार्ट में, एक में नहीं 2 पार्ट में, एक ही फ्लूइड है, उसकी लोकेशन के बेस पे मैं इसको डिवाइड करूँगा। मेरी मर्जी, मैंने जो बुक पढ़ी थी उसके अंदर ऐसा ही था। ठीक है, तो मैं जो भी लिखूँगा आप लोगों को मानना रहेगा। ठीक है, तो देखो अपने पास सीधी अब मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो फ्लूइड रहेगा इसको बोलते हैं आप लोग न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सोन है, मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया नहीं है, सुन लीजिए, जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है वो है एक्सोन। ठीक है, तो इस एक्सोन के अंदर का जो लिक्विड जो रहेगा उसको बुला दोगे आप एक्सोप्लाज्म। कुछ फ़र्क नहीं है, ये वाला फ्लूइड ही ये वाला फ्लूइड है, कोई फ़र्क नहीं है, सब चीज़ें सेम है।
ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। सेल प्रोसेस में आप दो चीज़ें देख रहे हो, गोले के बार बार दो चीज़ें दिख रही है, एक बिखरी हुई जुल्फें, एक बंधी हुई चोटी, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। चलिए इसको डिवाइड करते थे, दो पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट जैसे बहुत सारे तो मैंने क्या लिख दिया इनको, डेंड्राइट्स। क्या लिख दिया साहब, डेंड्राइट्स, है ना। दूसरा आपने क्या कर दिया इसको, एक्सोन। डेंड्राइट्स और एक्सोन, कहाँ है डेंड्राइट, ये रहा आपका डेंड्राइट, ये रहा आपका डेंड्राइट। एक्सोन कहाँ है साहब, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये हो गया आपका एक्सोन। ज़्यादा नहीं लिखूंगा, कचरा हो जाएगा। यहाँ से मैं एरो से आपसे समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझते जाइएगा कि ये आपका एक्सोन हो गया। अब डेंड्राइट और एक्सोन दो चीज़ें हमारे पास है। इन डेंड्राइट और एक्सोन को आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, डेंड्राइट और एक्सोन को कैसे आप लोग जो है स्टडी करते हैं। समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि डेंड्राइट और एक्सोन कैसे स्टडी करोगे। डेंड्राइट और एक्सोन, सबसे सिंपल चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है वो रखना है इम्पल्स का फ्लो। इम्पल्स का फ्लो याद है तो आपको इनका लोकेशन भी याद है, इनका फंक्शन भी याद है। कैसे, चलिए फटाफट से सबसे पहले बात, दिमाग बंद कीजिए, एकदम से ऑन कीजिए और बताइए मुझे, अगर मैं इसमें इम्पल्स दूंगा तो वो किधर से किधर जाएगा। बच्चे को पता है इम्पल्स जाएगा सर किधर, इधर से इधर, यानी इधर से इधर इम्पल्स। ओके, उससे इससे क्या रिलेशन है कि सर अगर आप इसको देते हो एक इम्पल्स तो ये यहाँ से यानी डेंड्राइट से इम्पल्स को कलेक्ट करता होगा और उसको डाल देता होगा किसकी तरफ, ये इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी तरफ डाल देता होगा। वेरी गुड, यही तो बात हमारी क्या है, कंसेप्ट है। डेंड्राइट क्या है कि डेंड्राइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इम्पल्स को कलेक्ट करता है और आगे पहुंचाने के जो है काम करता है। इम्पल्स को कलेक्ट करता है, कैसे लिखोगे इसको, चलो कैसे याद रखना है अपने को। तो हम लोगों ने क्या किया, सेल बॉडी, मैंने बोला था यहाँ पर सेल बॉडी साइटोन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेल बॉडी साइटोन की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको याद रखना है। ऐसा स्ट्रक्चर जो इम्पल्स को साइटोन की तरफ लाता है, डेंड्राइट। बचा कौन, जो इम्पल्स को साइटोन से दूर लेके जाएगा। फटाफट से याद हो गई, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, डेंड्राइट और एक्सोन। सबसे पहले बात मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका। चलिए स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, कैसा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड है, न्यूमरस है, कितने भी हो सकते हैं ना। चलिए बता दिया हम लोगों ने, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, ब्रांच्ड। बहुत सारी ब्रांचेज इसके अंदर हो सकती है। ये किसी भी न्यूरॉन में एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल कायदे कानून वाली बात है। और इसके बेस पे हम लोगों ने न्यूरॉन को डिवाइड भी किया हुआ है ना। एक्सोन सब में था, डेंड्राइट के बेस पे हम लोगों ने उसको डिवाइड किया। एनसीईआरटी खोल के देखेंगे आप लोग, तो हमने डिवाइड किया उसको यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। इस टाइप के न्यूरॉन्स को हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो इसी के बेस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये सब में मिलेगा, ये सब में मिलेगा। इसका नंबर कितना है उसके हिसाब से हम लोगों को पोल्स की संख्या उसमें बढ़ जाती है। नहीं है तो भी अलग डिवीज़न हो जाएगा, होगा तो भी अलग डिवीज़न हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पर जो है, और कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोन और डेंड्राइट की, है ना। अब एक्सोन और डेंड्राइट जो है वो मैंने बताया आप लोगों को कि सर आपने अभी बोला, इसका फंक्शन बोला कि जो इम्पल्स को, किसको, इम्पल्स को किसकी तरफ, टुवर्ड्स, कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स साइटोन और सेल बॉडी। चलिए वेरी गुड, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ कैरी करता है, वो हो जाएगा आपके पास डेंड्राइट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक्सोन, सर एक्सोन के बारे में तो बताया नहीं आपने।
बता रहे हैं भाई इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रक्चर की बात हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बताओगे आप, कैसा दिख रहा है? सबसे पहली बात, क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं जो मैं भी बोलूँगा। यहाँ पर आपको देखेगा लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज एक्सोन। लॉन्ग बताने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सिलिंड्रिकल बताने वाली बात नहीं है, एक्सिस, एक्सिस क्या हो गया भाई? एक्सिस कहीं ना कहीं बचपन में मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर से सुना हुआ वर्ड है। मैं आपको बता देता हूँ जितना सा आपकी जिससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी इतनी सी मैं चीज़ बता दूँ कि कोई भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी स्ट्रक्चर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे वो उसका एक्सिस बन जाती है। कि सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर हम यहाँ से इसको पकड़ें और यहाँ से एक लाइन खींच दें सीधा सीधा ये बराबर बराबर 2 टुकड़ों में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यही तो बात है जो हमको स्ट्रक्चर में लिखनी है। तो क्या लिख दिया आपने कि सर ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस है। क्या है भाई साहब? लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस है। वेरी गुड, शाबाश। चलो हमने क्या किया अब यहाँ पर फंक्शन की बात की। किसकी बात की? फंक्शन की। तो फंक्शन जो इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फंक्शन बताना है, तो आपको याद रखने की, किसी एक को याद रखने की जरूरत इसमें से होगी। जैसे आपने क्या बोला यहाँ पर कि भाई साहब इसका फंक्शन रहेगा कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम। ये वर्ड जो है यहाँ पर अवे और यहाँ पर टुवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ना। कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सर ये इसको यहाँ से है ना दूर ले जाता है सेल बॉडी से, साइटोन से, तो कहाँ लेकर जाता होगा कि भैया ये लेकर जाता है इसको दूसरे न्यूरॉन की तरफ। इसके पीछे जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा, उसकी तरफ इसको ले जाना पड़ेगा। कि सर क्यों लेके जाएगा? तो भैया वो आपको इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन में बखूबी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने डेंड्राइट की बात की, एक्सोन की बात की। डेंड्राइट में मैंने आपको पहले बताया कि नेसेल्स ग्रेन्यूल मिल सकते हैं और मिलते हैं। ठीक है, अब एक्सोन की मैं बात करूंगा। मैंने सेल प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डेंड्राइट और एक्सोन में। डेंड्राइट के बारे में आप लोगों को बताया। एक्सोन में भाई साहब, एक्सोन में बहुत आपके सामने जो है स्ट्रक्चर्स आने वाली है। सबसे पहले सबसे सॉफ्ट सोर्स अपन लोग बात करेंगे सिलिंड्रिकल एक्सिस। सिलिंड्रिकल एक्सिस जो है उसकी मेम्ब्रेन याद कीजिए, सेल याद आया? सेल, सेला, लिटिल हाउस, छोटा सा घर, लैटिन वर्ड क्या बोल दिया हमने? कंपार्टमेंट को सेल बोल दिया। अब सेल, सेल के अंदर भरा हुआ है क्या? प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। सेल का प्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म। तो चलो इसको क्या बोलोगे आप? ये न्यूरोप्लाज्म है, न्यूरॉन है साहब यहाँ पर, तो आप इसको क्या बोल देंगे? न्यूरिलिमा इसकी मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब एक्सोन है तो एक्सोन की जो बेसिक मेम्ब्रेन रहेगी वो हो जाएगी एक्सोलिमा। तो आप 2 मेम्ब्रेन को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए मेरी आंखों से, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो मेम्ब्रेन रहेगी इसको आप लोग एक्सोलिमा बुलाते हैं। आपको जहाँ पर पीछे ये वाला वर्ड लिमा दिख जाता है उसका मतलब बिना कुछ किए मेम्ब्रेन हो जाता है। इसका मतलब मेम्ब्रेन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मेम्ब्रेन हो जाएगा। चलिए सर इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। हाँ जी, मैंने कब मना किया? किसके अंदर भरा हुआ है? कि एक्सोन के अंदर। प्लाज्मा है, एक्सोन के अंदर भरा हुआ है, क्या बोल दोगे? एक्सोप्लाज्म। क्या बोल दोगे साहब? एक्सोप्लाज्म। अब एक टर्म आती है एक्सोनल फ्लो। क्या टर्म आती है साहब? एक्सोनल फ्लो। कि सर ये क्या है एक्सोनल फ्लो बोले तो? बताते हैं भाई। फ्लो मतलब क्या? बहाव। भाई नदी है, हाँ नदी है, नदी का बहाव है, नदी में फ्लो होता है, क्या बोलोगे? रिवर फ्लो। और क्या बोलोगे? अच्छा कोई नाला है तो नाले में फ्लो हो गया, क्या हो गया? नाला फ्लो। क्या होगा? ये इसको कुछ होगा इसके अंदर, हाँ। तो एक्सोनल फ्लो, एक्सोनल फ्लो होगा एक्सोन के अंदर फ्लो। सर किस चीज़ का फ्लो? यहाँ से बहकर कहाँ जाएगा ये? तो भैया इसको जो यहाँ पर ये मटेरियल प्रोड्यूस करेगा उसको यहाँ तक भी तो पहुँचाना रहेगा ना। यहाँ पर क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर कहाँ से अपनी डिमांड्स पूरे करेंगे? तो यहाँ पर जितना भी फ्लो रहेगा मटेरियल का, उस सब फ्लो को आप मिला के बोलते हैं एक्सोनल फ्लो। तो मैंने यहाँ पे चुपचाप किसी को बिना बताए लिख दिया फ्लो ऑफ
एक्सोप्लाज्म मटेरियल। एक्सोप्लाज्म क्या? मटेरियल। अब भैया लिक्विड है तो फ्लो ही होगा ना, उड़ेगा तो नहीं ना, लिक्विड उड़ थोड़ी सकता है, फ्लो हो सकता है। लिख दिया मैंने, फ्लो ऑफ एक्सोप्लाज्म मटेरियल। कोई भी मटेरियल उसके अंदर हो सकता है, आपके प्रोटीन हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सोप्लाज्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे बार बार मैं आपको स्ट्रेस दिलवाऊंगा, यहाँ से उठा लीजिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली। इसका नाम है माइलिन शीट। क्या नाम है साहब? माइलिन शीट। माइलिन शीट। चलिए, माइलिन शीट सबसे इंपॉर्टेंट बोला मैंने, डबल नहीं ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा इस पे हमने लगा भी दी ये बोलते हुए। माइलिन शीट क्या होती है साहब? कि माइलिन शीट जो है वो एक शीट होती है। शीट बोले तो कवरिंग। शीट बोले तो कवरिंग। कवरिंग क्यों सर? इसको कौन सा बरसात से बचाना है आपको? इसमें कौन सा बरसात में भीग रहा है? चलो बात करते हैं कि कवरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है। एक्सोन है, इम्पल्स का फ्लो हो रहा है, चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में इम्पल्स बोलते हैं, वो जनरेट होता है। जनरेट होता है तो सर उससे हमें क्या मतलब है? अरे भैया आपने दो तार पकड़ रखे हैं, अब दो तार को आप भिड़ा दोगे तो दोनों का करंट मिक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो क्या करोगे साहब? आप उस दोनों तारों के ऊपर क्या करते हो? इंसुलेटर। क्या चढ़ा देते हो? इंसुलेटर। अरे भैया उसके ऊपर, केबल के ऊपर जो प्लास्टिक होती है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। बस फिजिक्स की लैंग्वेज में आप लोगों को पता ही हो, जहाँ जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, या फिर जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकती है, इंसुलेटर। मैंने आपको सीधा सीधा सब कुछ ही बता दिया कि ये जो है माइलिन शीट है वो क्या है? एक टाइप का इंसुलेटर है। क्या साहब? इंसुलेटर। आपको मैं फिर से बता दूं, मैं एक जोन के अंदर ये पढ़ा रहा हूँ। किसके अंदर पढ़ा रहा हूँ? एक जोन के अंदर। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दूँ, मैं एक जोन के अंदर चल रहा है, ये भूल नहीं जाना। बहुत सारे टॉपिक हो गए अपने पास। इंसुलेटर। इंसुलेटर है साहब फैटी एसिड्स का बना रहेगा। किसका अंदर बना रहेगा? फैटी एसिड्स का। तो मेड अप ऑफ फैटी एसिड। अच्छा, इंसुलेटर मैंने लिखा है, इसका मतलब मुझे फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। इंसुलेटर का मतलब हम जानते हैं, हम बच्चे नहीं हैं। जो करंट के फ्लो को रोक देता है वही इंसुलेटर होता है। माइलिन शीट वही काम कर रहा है। तो यानी कि देखिए, सबसे सिंपल बात मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाया है, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना कि थोड़ा सा आधा इधर होता है आधा उधर होता है। ये गोल गोल घूम के चारों तरफ, यानी मेरी उंगली है, मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे, ये मार्कर है, ये एक्सोन है, तो ऐसे मैं इसको लपेट दूँ तो ये एक माइलिन शीट, ये पूरा गोल गोल एक माइलिन शीट हो गया। मैं इसको फिर से एक लपेट दूँ ऐसे करके, तो फिर से एक माइलिन शीट मेरे पास बन जाएगा। ठीक ऐसा ही चलिए फैटी एसिड का बना होता है, इंसुलेटर होता है, माइलिन शीट है। ये क्यों होता है सर? अगर हम जो है इसमें माइलिन शीट हमने चढ़ा दी तो उससे क्या होगा सर? चलिए देखते हैं। इसका जो आपको मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि ये स्पीड अप द इम्पल्स जो है उसको क्या करता है? ये स्पीड अप करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। कि सर बच्चे को पता है दो तार है, दोनों को भिड़ा दोगे तो उनकी स्पीड रुक जाएगी। हाँ साहब रुक जाएगी। कि सर उनको अलग अलग रखो, उनके अंदर इंसुलेटर चढ़ा दो, कितना भी ऐसे 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 कर दो उसको, उसकी स्पीड तो वही रहेगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक ऐसा ही काम है, बिल्कुल ऐसा ही काम है। मैंने बोल दिया यहाँ पर माइलिन शीट है, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है वो कंडक्शन में हेल्प कर सकता है। माइलिन शीट जो है वो यहाँ पर कंडक्शन रोक देगी। बाहर जाने वाला इधर का चालू रहेगा, बाहर जाने वाला रोक देगी। एक्सोन के अंदर चालू रहेगा। एक्सोलिमा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, याद रखिएगा, ये वर्ड आपको बहुत काम आने वाला है। यही एक्सोलिमा आपको आगे कंडक्शन में हेल्प करती है। चलो एक्सोप्लाज्म हो गया, माइलिन शीट हो गया साहब। माइलिन शीट के ऊपर एक्सोन में अगला टॉपिक जो रहेगा अपने पास ये वाला और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल। ठीक है, और मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पर।
कि सर यहाँ पर क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो भैया, मेरी मर्जी ना, ठीक है। स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल का काम क्या रहेगा? छोटी छोटी मिल रही है, दिख रही है, दिखने में छोटी छोटी है, डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन इनका हमने ऐसा किया है, पर ध्यान से सुनिएगा, इसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका काम और इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। स्वान सेल, स्वान सेल का नाम स्वान क्यों पड़ा सर, स्वान सेल क्यों बुलाते होंगे? अरे होगा कोई साइंटिस्ट जिसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा, उसी के नाम पे इसको रख दिया होगा। बिल्कुल सही सोचे हैं आप लोग, आपको बताने आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। स्वान सेल क्या हो गया साहब? स्वान सेल हो गया। अब स्वान सेल का काम क्या रहेगा साहब? फंक्शन की बात करो ना, हाँ, लोकेशन की बात करो ना, ठीक है। फंक्शन की बात, लोकेशन की बात, दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। लोकेशन की भी बात कर लेते हैं और फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो पहले लोकेशन की बात करें, पहले फंक्शन की। चलो, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा? माइलिन शीट के ऊपर, अबव द माइलिन शीट। चलो भाई साहब, बहुत सिंपल बात बता दी आपने, आप तो फंक्शन बताओ, ठीक है। स्वान सेल तो आप लोग नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी के सेंटर में जो भी पड़े, मुझे मतलब ही नहीं कुछ भी पढ़ रहा हो, आपकी बॉडी के बीच बीच में नर्वस सिस्टम का जो पार्ट पड़े वो सब क्या रहेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फिर पेरीफेरी पे भी कुछ मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। पेरीफेरी पे जो मिलेगा वो रहेगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सर सेंटर पे नहीं, हमें समझ नहीं आया कि क्या होता है क्या नहीं होता। भाई साहब, सेंटर पे मिलेगा हम लोगों को ब्रेन और स्पाइनल कोड, खत्म, खल्लास। ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो भी बचा क्या? बची नर्व्स। क्या बची साहब? नर्व्स। लोकेशन के बेस पे दो टाइप की नर्व्स है ना, कौन कौन सी? कि सर जो क्रेनियल कैविटी के अंदर अंदर रहे, क्रेनियम से अराइज हो, क्रेनियम तक जाएं, वो नर्व्स होती है कौन सी? क्रेनियल नर्व्स। फिर दूसरी कौन सी होगी? कि सर स्पाइनल कोड से अराइज हो, स्पाइनल कोड की तरफ जाएं, वो सब क्या हो जाएगी? स्पाइनल नर्व। खत्म। इतने से में हमारा काम यहाँ पर हो रहा है। स्वान सेल जो है उसका फंक्शन रहेगा माइलिन शीट का फॉर्मेशन। क्या? माइलिन शीट फॉर्मेशन इन, ये मैंने बड़ा सा लिखा, पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना किसका काम है साहब? वो है स्वान सेल का काम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने पास बन जाता है कि सर अगर ये पीएनएस में करता है, सिर्फ नर्व्स के अंदर ये फॉर्मेशन करता है, तो सीएनएस में कौन करता होगा? सोचने वाली बात है। हाँ, सीएनएस में कौन करता होगा? ब्रेन में कौन बनाता होगा? हाँ, कि सर स्पाइनल कोड में कौन बनाता होगा? तो भैया आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ी सी मैं एक वर्ड यहाँ पर लिख दूँ, उसका नाम होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम रहता है, ये इस डायग्राम से संबंधित नहीं है। हो भी सकता था अगर मैं इस पे स्वान सेल ना बनाऊं तो मुझे ओलिगोडेंड्रोसाइट बनानी रहेगी, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। क्या हो जाएगा साहब? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। चलिए, ये भी हमारा काम हो गया। चलो, हो गया, वेरी गुड। अब आगे कहाँ पे चलें? तो एक्सोन के अंदर जो अपने को एक मेम्ब्रेन है जो सारी स्ट्रक्चर्स को कवर कर दे, उसका नाम होता है न्यूरिलिमा। भाई साहब, न्यूरॉन की ही मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूरॉन की ही मेम्ब्रेन हो गई है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो किसको कवर करे? होल न्यूरॉन को कवर कर दे, उसका नाम हो जाता है न्यूरिलिमा। तो कि सर ये एक्सोलिमा और न्यूरिलिमा में क्या डिफरेंस है? दिख रहा होगा, डायग्राम को गौर से देखा होगा, ये सब स्ट्रक्चर्स को कवर कर देती हैं, जबकि कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सोलिमा को भी कवर किए हुए हैं। न्यूरिलिमा हो गया साहब, एक्सोलिमा हो गया, है ना।
अपने पास स्वान सेल हो गया, माइलिन शीथ हो गया, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर एक छोटे से मोटे से एक प्यारे से एक और टॉपिक की, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर से, मैंने यहाँ पे डेंड्राइट को मिटा दिया। डेंड्राइट हमें पता है कि जो इम्पल्स को कैरी करता है सेल बॉडी साइटोन की तरफ। एक्सोन जब मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं एक्सोन के सारे पार्ट्स को मिटा दूंगा, ठीक है। अब एक्सोन की बात करें हम लोग, तो एक्सोन जो है उसके अंदर अगला जो अपने पास टॉपिक आ रहा है वो है नोड ऑफ रेनवियर। जो लोग बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो लोग जानते होंगे रणवीर के नाम से इसको याद रख सकते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। सबसे पहली बात, आप लोगों ने बोटनी में नोड और इंटरनोड पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं। जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं वो नोड हो जाता है और दो नोड के बीच का गैप इंटरनोड हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। नोड ऑफ रेनवियर क्या है साहब? नोड ऑफ रेनवियर क्या है? मैंने आपको ये आपको एक्सोन बताया, यहाँ पर दो माइलिन शीथ बताई। मेरी ये वाली ऊपर वाली उंगली जो है वो भी माइलिन शीथ है, नीचे वाली उंगली जो है वो भी माइलिन शीथ है, ठीक है, दिख रही, ठीक है। अब इनके बीच में जो वाइट वाइट पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाइट वाइट पार्ट ही क्या है? नोड ऑफ रेनवियर है साहब। कौन सा वाइट वाइट पार्ट? किस वाइट पार्ट की बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ये क्या है साहब आपके पास? नोड ऑफ रेनवियर। ये नोर गेट फिजिक्स वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर है। कैसे डिफाइन करोगे? डेफिनेशन देना है इसका, कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि सर एक्सोन पर जहाँ जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है वही क्या है? नोड ऑफ रेनवियर। डेफिनेशन बन गया, क्या बात है, ठीक है। जहां पर माइलिन शीथ नहीं है वही नोड ऑफ रेनवियर है। कैसे लिखो, कैसे लिखोगे? लिखा माइलिन शीथ इज एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल एंड दैट स्पेस या दैट पार्ट ऑफ एक्सोन इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर छप जाए, ठीक है। माइलिन शीथ इज एब्सेंट at regular interval, उसी को क्या बोल देते हैं आप बोल देते हैं डेफिनेशन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर। बहुत लॉजिकल, बहुत काम की बात करूंगा मैं आगे जो बात करने जा रहा हूं। नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन क्या होता होगा सर? बता दो। चलो बता देता हूं। तरस खा रहे हो, सॉरी तरस आ रहा है आप लोगों पे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या रहेगा साहब की बात करूँगा मैं, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन, ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मैं आपको बता दूं, इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन के अंदर आएगा इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स ऑफ आयंस, वो भी मेनली सोडियम और पोटेशियम आयंस। सोडियम 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 भाई साहब, सोडियम कौन है? इंट्रासेलुलर कैटायन, ऐसा ही है जी? नहीं, आप पढ़ेंगे किसके अंदर, जब भी आप सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, जब आप इम्पल्स की बात करें, सोडियम बाहर ज़्यादा मिलता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा मिलता है, इसलिए सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन और पोटेशियम को इंट्रासेलुलर कैटायन बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। आ जाते हैं पर फंक्शन की बात करते हैं। मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ इतनी से छोटी सी बात में? ये सोडियम और पोटेशियम दोनों आयंस न्यूरॉन के अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, वो है नोड ऑफ रेनवियर। जो मैंने बोला उसको एक बार समझें कि न्यूरॉन के अंदर सोडियम और पोटेशियम को जाना है, करंट पैदा करना है, इम्पल्स को आगे बढ़ाना है, तो उसके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है नोड ऑफ रेनवियर। कि सर समझ में आ गया, अब बस रहने दो, आ गया हम समझ। अरे भाई आ ही गया होगा, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? जो है ये कंडक्शन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? कंडक्शन में।
कंडक्शन एंड जनरेशन। भाई कंडक्शन तो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं से जनरेट भी तो होता होगा भाई, ठीक है, वो जनरेशन में हेल्प करेगा। यहाँ से यहाँ जाना भी जो है कंडक्शन रहेगा अपने पास, यहाँ से आगे बढ़ना भी कंडक्शन रहेगा, लेकिन जहाँ से मैंने यहाँ हाथ लगाया या कहीं से भी बन सकता है ना, तो वो हो जाएगा आपके पास जनरेशन ऑफ इम्पल्स। शाबाश, चलो सर आपने ये तो बता दिया हमें, कंडक्शन जनरेशन ऑफ इम्पल्स, ये आपने बात कर दी हमारे सामने कि सर बहुत अच्छी बात की है आपने, काम की बात बताइए कि काम की बात है साहब, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को डिलीट करने की या रीरेज करने की कोशिश करूँगा। माइलिन शीट आपको याद रखना है, इंसुलेटर है, फैटी एसिड की बनी हुई है, स्पीड अप करती है इम्पल्स को, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो सर क्या होगा, जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर होगा, जो आपके पास कंडक्शन और जनरेशन में हेल्प करेगा। एंट्री और एग्जिट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस वो काम करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ इम्पल्स की बात करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। एक वर्ड इसके अंदर आता है और उसी वर्ड की वजह से मुझे आपको ये टॉपिक बताना पड़ रहा है, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, कि मूवमेंट ऑफ इम्पल्स कैसे होता है। भैया आप जब चलते हैं तो आपके पास बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। कैसे, हम लोग नहीं बात करते, कोई लड़का होता है कि ये लड़की की तरह मूवमेंट करता है, लड़की की तरह चलता है? कोई लड़का है बेचारा थोड़ा सा मोटा है तो उसको अपन ने कोई अलग सा मूवमेंट बता दिया, कोई पतला है कोई अलग सा मूवमेंट उसको बता दिया कि ये तो फलाने की तरह चलता है, ये फलाने, यानी कि सबका अलग अलग मूवमेंट हो सकता है। कोई राउंड मूवमेंट कर रहा है, कोई आपका स्पाइरल, कोई ऐसे ऐसे करके जाए तो स्पाइरल मूवमेंट हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से यहाँ पे मूवमेंट जो ऑफ इम्पल्स जो होगा, उस मूवमेंट ऑफ इम्पल्स का नाम रहता है सॉल्टेटरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट साहब? सॉल्टेटरी मूवमेंट। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आपको देखना है सॉल्टेटरी मूवमेंट। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिलिट्री वाली लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल कर ली, कोई मैंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आ गया, अलग अलग टाइप की इंग्लिश यहाँ पे छाप रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ ऐसे करके, ऐसे, मेंढक का उछलना भी एक टाइप का सॉल्टेटरी मूवमेंट है। हिंदी में लिखा है मैंने, जिन लोगों को हिंदी आती है वो समझ जाएंगे, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो समझ जाएं कि मेंढक फ्रॉक की बात हो रही है, जो आपके नीट का टॉपिक है। फोकट की बात हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मेंढक का उछलना भी एक टाइप का सॉल्टेटरी मूवमेंट। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, उछल क्यों जा रहा है, सीधा क्यों नहीं गया? लगाओ दिमाग, ऐसी कौन सी गलती हमने इसको पढ़ते पढ़ते कर दी जिसको पढ़ के आपको याद आ जाए कि हाँ सर ये तो सॉल्टेटरी होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक गलती हुई है, कौन सी? माइलिन शीथ का प्रेजेंट होना। गलती नहीं है, स्ट्रक्चर है, समझिए कैसे। एक बार सोडियम पोटेशियम यहाँ से अंदर जाएगा, है ना, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, यहाँ से अंदर बाहर होगा, यहाँ से अंदर बाहर होगा, यहाँ से अंदर बाहर होगा, यानी इम्पल्स एक बार यहाँ पर जनरेट हुआ था, फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट पे, फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट पर, फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट पे, उसके बाद अगले वाले पे, उसके बाद अगले वाले, फिर उसके बाद अगले न्यूरॉन पे। भाई साहब यहाँ दूसरा न्यूरॉन है, कहाँ जा रहे हो ज़्यादा आगे, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है अपने पास, ठीक है, डांस कर रहा है इधर, समझिए। तो भाई साहब ये अपना न्यूरॉन हो गया जो कि सॉल्टेटरी मूवमेंट करते हुए अपने इम्पल्स को आगे पहुंचा रहा है। पहुंचा दिया साहब, सॉल्टेटरी मूवमेंट भी हो गया, हाँ, एक्सोप्लाज्म भी हो गया, एक्सोनल फ्लो भी हो गया, हाँ, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ ये सब चीज़ें कि एक्सोन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एक्सोन के अंदर हमने सबसे पहले मेम्ब्रेन्स पढ़ी, एक्सोलिमा एक्सोन की, न्यूरिलिमा पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन या कवरिंग हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है माइलिन शीथ जो इंसुलेटर है, फैटी एसिड की बनी हुई है, स्पीड अप करती है इम्पल्स को। उसके बाद हम लोगों ने स्वान सेल के बारे में पढ़ा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बनाती है, सीएनएस के अंदर कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ा है सीधा मूवमेंट ऑफ इम्पल्स पढ़ा है।
यहाँ पर लगभग हमारा न्यूरॉन खत्म होने को आ गया है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स। अब एक्सोन जब मेरा खत्म होता है तो मैं एक्सोन से रिलेटेड हर चीज़ को मिटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन को छोड़ के जो लिखा हुआ है, ताकि आपको याद रहे कि सर ने एक्सोन की बात जस्ट इससे पहले की थी, इसलिए वो हमें याद रखना है। चलिए, ये माइलिन शीथ भी मिटा दिया मैंने, यहाँ तक मिटा दिया, यहाँ तक मिटा दिया, यहाँ तक मिटा दिया, यहाँ तक मिटा दिया। अब बात करता हूँ मैं आप लोगों से थोड़ा आगे बात कर रहे हैं। एक्सोन मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा अकेला, ठीक है। तो देखिए, एक्सोन जो है वो आपका आगे जाके ब्रांचेज में डिवाइड होने वाला है। क्या रीज़न है कि ये सीधा नहीं गया, इसको ब्रांचेज में डिवाइड होना पड़ा? क्या रीज़न है? गॉड नोज। रीज़न ये है कि सर वहाँ पर जो बिखरी हुई जुल्फ़ें हैं उनको उनसे मिलाने के लिए आगे भी बिखरी हुई जुल्फ़ें होनी ज़रूरी है। सर ये न्यूरॉन है, इसमें से मैंने डेंड्राइट निकाल दिए हैं, तो इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे? ऐसे ऐसे कर दिए साहब। क्या किया हमने? एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से मिलाने के लिए जो स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे यूज़ किए, तो इस एंड पे की है डेंड्राइट, इस एंड पे की है हमने, आ रहा है, समझिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सोन है, बाइफरकेट हुआ, एक्सोन है, क्या हुई? एक्सोन की ब्रांचिंग हुई, ठीक है। बाइफरकेट बोल दिया मैंने, लेकिन सिर्फ 2 ही ब्रांच वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। ब्रांचिंग हुई, क्या हुई? ब्रांचिंग, एक्सोन की ब्रांचिंग हुई और सीधा एक्सोन यहाँ पर बन जाता है टीलोडेंड्रिया। क्या बन जाता है? टीलोडेंड्रिया। तो डेंड्रिया जाना भी लग रहा है कि हाँ भैया, इसकी जो एक्सटेंशन है, ब्रांचिंग एक्सटेंशन है, वो डेंड्रिया है। टीलो क्या है? टीलो टेल पे आ गया, एंड पे आ गया, तो टीलोडेंड्रिया। सर आप कितने होशियार हो भाई। अरे भैया सुनो तो सही बात। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने इस वाले पार्ट को देखा, कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि सर ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसा दिख रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन्हें दिख रहा है कि ये मेरे शर्ट के बटन जैसा दिख रहा है। यानी बटन इंपॉर्टेंट है, शर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बटन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो हमने क्या किया, टीलोडेंड्रिया जो है वो आगे जाके, टीलोडेंड्रिया एक राउंड बटन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? बटन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? बटन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। बटन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा साहब? इससे बनाने से ये होगा कि आप इसके अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं। टीलोडेंड्रिया लॉन्ग बटन शेप्ड स्ट्रक्चर, बटन शेप्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बटन शेप्ड सिनेप्टिक नोब का मतलब हिंदी में आप घुंडी बोलते हैं उसको ना, ठीक है। सिनेप्टिक नोब आप इसको बोल सकते हैं, बोल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिनेप्टिक बटन आप इसको बोल सकते हैं, सिनेप्टिक बटन, ठीक है, बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल एंड बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड मतलब सिरा, टर्मिनल एंड, यहाँ खत्म हो जाए। टर्मिनल मतलब खत्म जहाँ पर हो जाए। टर्मिनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, टर्मिनल मतलब जहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है, वो हिस्सा भी टर्मिनल हो जाता है, ठीक है। टर्मिनल एंड हो जाएगा, सिनेप्टिक नोब हो गया, सिनेप्टिक बटन हो गया ऐसा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने अभी स्टोर करने की बात की, कुछ क्या स्टोर होता होगा बता देता हूँ मैं। इसके अंदर पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एसिटाइल कोलिन स्टोर करने का काम करता है। इसकी फुल फॉर्म हम तब लिखेंगे जब इसको पढ़ेंगे। अपने पास एसिटाइल कोलिन, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसिटाइल कोलिन कौन सा केमिकल है सर? ये कहाँ से केमिकल ले आए आप? ये है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है साहब? न्यूरोट्रांसमीटर। 2 वर्ड है, न्यूरो, दूसरा ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमिट का मतलब हमें याद है, कोई भी चीज़ को जब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाए तो उसका ट्रांसमिशन हो जाए। भेजा जाए, अपने आप नहीं जाए, भेजा जाए तो क्या हो जाता है? ट्रांसमिशन हो जाता है ना। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है।
भेजा जा रहा है न्यूरो मतलब न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स ले जाने के लिए जिस केमिकल का यूज हो जाए वही केमिकल क्या हो जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर हो जाता है। साहब बिल्कुल सही बात बोली है मैंने, लाख टके की बात है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कोलिनिक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन। समझ में आई मेरी बात? मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ साहब कि दो पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, सेल बॉडी, सेल प्रोसेस। सेल बॉडी में न्यूक्लियस पढ़ा, निसस ग्रेन्यूल पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ठीक है। फिर सेल प्रोसेस में दो पार्ट आ जाते हैं, डेंड्राइट और एक्सोन, ठीक है। सेल प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग में काम कर रहा है ना साहब, ठीक है। डेंड्राइट और एक्सोन दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, उसके फ्लो ऑफ इम्पल्स के हिसाब से। जो सेल बॉडी की तरफ लेके जाए वो डेंड्राइट, जो सेल बॉडी से दूर लेके जाए वो एक्सोन ले आया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, डेंड्राइट के बारे में पढ़ा, ब्रांच स्ट्रक्चर है, छोटी वाली जुल्फे, खुली जुल्फे, हाँ, न्यूसेल्स ग्रेन्यूल उसके अंदर मिल सकते हैं। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको आगे चले और सेल प्रोसेस के अंदर अपने एक्सोन स्टार्ट किया। एक्सोन में अपने न्यूरिलीमा, एक्सोलीमा, फिर माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। उसके बाद हम लोगों ने बात की किसके बारे में, स्वान सेल। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की नोड ऑफ रेनवियर के बारे में। फिर एक्सोन को डिवाइड किया, डिवाइड करके यानी ब्रांचिंग की, ब्रांचिंग करके टीलोडेंड्रिया बनाया। टीलोडेंड्रिया कौन सा पार्ट है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने बटन शेप कुछ स्ट्रक्चर बनाए जिनको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन, टर्मिनल एंड इसको बोल देते हैं, जो हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ ली है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या करी है, पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूरॉन हमारा ख़त्म हो जाता है।